Hello friends, welcome to Commerce Classes. I am Dhananjay Maurya. I will discuss in this video accounting principle and convention. So friends, if you new to my channel, please subscribe and press the bell icon so that get all notification time to time. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कुछ कन्वेंशन के बारे में। इसके पहले हमने अकाउंट और बुक कीपिंग क्या होता है, दोनों का डिफरेंसेस और लिमिटेशन, कैरेक्टरिस्टिक, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। राइट, देखिए प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल वो सारे रूल या रेगुलेशन है जो डिफाइन करते हैं कि किस तरह से अकाउंट बनाया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हमें ये समझना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत क्या थी, क्यों एग्जिस्टिंग में आया, इसको समझते हैं। देखिए, अकाउंट एक साइंस भी है और इसके साथ साथ भी आर्ट भी है। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने बात कर ली है इसके बारे में, तो अब आर्ट है तो हर किसी का अकाउंट बनाने का तरीका अलग अलग होता था। अब अकाउंट बनाने का तरीका अलग अलग है तो उसको समझने में, उसको कंपेयर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए सभी बॉडी ने मिलकर एक सेट ऑफ रूल बनाया। ठीक है, जो हर जगह अप्लीकेबल होगा। इन सारे और जो अप्लीकेबल होगा वो सारे अकाउंट उसी तरह से बनाए जाएंगे जो सेट ऑफ रूल में बनाए गए, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और इन सारे प्रिंसिपल को हम एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं GAAP, जिसे लोग गैप भी बोल देते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, अब हम अपने नोट्स पे आते हैं, उसको देखते हैं क्या है। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द जनरल रूल, क्या है, जनरल रूल एंड गाइडलाइंस दैट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग ऑल अकाउंट एंड फाइनेंशियल डेटा। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरल रूल, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, जनरल रूल है, एक गाइडलाइंस है, एक गाइडलाइन है जो कंपनी को रिक्वायर्ड है फॉलो करना। मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक जनरल रूल है, एक गाइडलाइन है जो हर कंपनी को ये फॉलो करना आवश्यक है। व्हेन रिपोर्टिंग ऑल अकाउंट एंड फाइनेंशियल डेटा, यानी जब भी वे अकाउंट की और फाइनेंशियल डेटा की रिपोर्टिंग करेंगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना अनिवार्य है। ओके फ्रेंड्स, इट एसेंशियल दैट द accounting information should be based on a standard language, some certain established rule। यानी जो ये एसेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये बेस है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे। ठीक है, दिस रूल आर कॉल्ड, इस रूल को, स्टैंडर्ड रूल को कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी इस रूल को हम लोग बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं गैप। The meaning of word principle is that fundamental truth which can be accepted at all place in the same manner। देखिए, बोला कि the meaning of the word principle, जो principle का मतलब होता है एक fundamental truth, यानी fundamental truth है, which can be accepted at all place in the same manner, जिसे same manner में, जिस तरह बनाया गया है उसी manner में हर जगह एक्सेप्ट किया गया है। ओके, ये प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल ट्रूथ है जो सेम मैनर में हर जगह एक्सेप्ट किया गया है इसे। यानी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उससे पूरे वर्ल्ड में लोग उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, दीज प्रिंसिपल आर ट्रेडिशनल and have developed on the basis of the experience, custom, uses and practical necessity। देखिए, ये जो प्रिंसिपल है ये ट्रेडिशनल एंड हैव डेवलप, जो डेवलप किया गया है ये किस बेसिस पे डेवलप किया गया है,
एक्सपीरियंस के बेसिस पे डेवलप किया गया, कस्टम के बेसिस पे डेवलप किया गया है, यूजेज एंड प्रैक्टिकल के बेस पे इसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंटिंग पीरियड आर नाइदर स्टैटिक नॉर कॉन्फाइंड। It implies that they keep changing with the passage of the time according to need and the business circumstances. तो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है और न ही स्टैटिक्स है न ही कंफाइंड है, राइट। यानी ये स्थिर नहीं होता है, ये जो होता है बिजनेस के सर्कमस्टांसेस परिस्थिति के अनुसार उसके नीड के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें फर्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्मिटी सेट ऑफ रूल और गाइडलाइन डेवलप टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है एक रूल है, एक गाइडलाइन है, जिसे डेवलप किया है किस चीज़ के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। यानी अकाउंटिंग में बनाने के लिए जो हम अकाउंट बनाएंगे उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एंड इजी टू अंडरस्टैंड यानी समझने में इजी होना चाहिए, इसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया है। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग इजी टू अंडरस्टैंड आसानी से समझने के लिए और उसमें सिमिलरिटी लाने के लिए यानी सिंप्लीफाई करने के लिए इसे डेवलप किया गया है। पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सेकंड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड एंड आर डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड and hence they lack universal applicability like the principle of physics, chemistry and other natural science। देखिए, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये एक मैन मेड है। मैन मेड मतलब किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, डिराइव किया फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी जो मैन मेड है और एक्सपीरियंस के थ्रू डिराइव किया गया है, बनाया गया है। ये और नॉट लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में टेस्टेड नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं जो महाज्ञानी होते हैं वो समझते हैं कि जो भी प्रिंसिपल होता है वो लेबोरेटरी में ही डिराइव किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये एक्सपीरियंस के थ्रू डिराइव किया गया है, ठीक है। ओके, थर्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक। देखिए, आर नॉट स्टैटिक and are bound to change with the passage of time to respond to the change in the business practices, government policy and need of the user of accounting information। देखिए, जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो स्टैटिक्स नहीं होता है। स्टैटिक मतलब रिजिड नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है। किसके आधार पर, बिजनेस के प्रैक्टिस के आधार पर, गवर्नमेंट के पॉलिसी के आधार पर या फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के नीड के आधार पर। जो यूजर का नीड होगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज होते रहता है, ये स्टैटिक्स नहीं होता है। ओके, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की और उसके कुछ अजम्पशन की। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट फ्रॉम ओनर, क्रेडिटर एंड अदर। यानी ये कॉन्सेप्ट क्या करता है कि जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस है वो ट्रीट करता है एज ए सेपरेट, अपने आप को एक अलग एंटिटी समझता है और सेपरेट रखता है फ्रॉम ओनर से, क्रेडिटर से एंड अदर। यानी जो इसके ओनर होंगे, क्रेडिटर होंगे और जो अदर पार्टियाँ होंगी, इससे ये अपने आप को अलग रखता है, एक अलग ट्रीट करता है अपने आप को, एक अलग एंटिटी होता है इसका। इससे बिजनेस को ओनर से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी बिजनेस का अलग अपना खुद का एंटिटी होता है और ओनर का अपना खुद का एंटिटी होता है। ओके, इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस इज ओनर। यानी जो दूसरे शब्दों में बात करें तो जो हमारा बिजनेस का ओनर होगा, बिजनेस इसे हमेशा सेपरेट पर्सन मानेगा, सेपरेट पर्सन ही कंसीडर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, व्हेन द ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। यानी जब भी ओनर बिजनेस में कोई मनी इन्वेस्ट करेगा, इट इज़ रिकॉर्ड द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। यानी बिजनेस क्या करेगा, उस पैसे को एज ए लायबिलिटी अपने यहाँ रिकॉर्ड करेगा।
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उसे कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करता है। सिमिलरली बात करें, ओनर टेक अवे फ्रॉम द बिजनेस कैश गुड पर्सनल यूज नॉट ट्रीटेड एट द बिजनेस एक्सपेंसेस। उसी तरह अगर ओनर भी अगर बिजनेस से कोई भी कैश या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करेगा, राइट। यानी ओनर का अपना खुद का खर्चा होगा, उसे हम ड्राइंग के नाम से दिखाएंगे, बट बिजनेस इसे बिजनेस एक्सपेंसेस के नाम से ट्रीट नहीं करेगा। ओके, थोड़ा सा और है, दस अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर द मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस यूनिट एंड नॉट ए पर्सन होइंग द बिजनेस। यानी जो भी ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे अकाउंटिंग में, बिजनेस में, उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम किसी पर्सन ओनर के बिजनेस के ओनर के पर्सन के रिलेटेड इसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। मीन्स जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, बिजनेस पर्सन के हिसाब से नहीं किया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी बेसिक अकाउंटिंग। जो ये कॉन्सेप्ट है ये वेरी बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि केवल आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी के टर्म में मेजर करते हैं। यानी जो भी ट्रांजेक्शन होगा अगर हम उसे मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन और नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी ये बोलता है कि नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन यानी जो मोनेटरी नेचर के ट्रांजेक्शन नहीं होंगे उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। स्ट्राइक efficiency of management, quality of product, loyal employee affect the business but cannot be measured in terms of money that they are not recorded in the books of account। यानी जो स्ट्राइक हो गया, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट की एफिशिएंसी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, ये सब बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बट इसे हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर पाते, इसलिए इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट द बिजनेस हैज़ परपेचुअल सक्सेशन ऑन द कंटिन्यू एग्जिस्टिंग। यानी ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो हमारे बिजनेस की एग्जिस्टेंस होगी वो परपेचुअल सक्सेशन होगा, यानी वो कंटिन्यू चलती ही रहेगी, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। यानी ये कॉन्सेप्ट में अपने आप को ये मानता है कि जो हमारी बिजनेस होगी वो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। इन सिंपल वर्ड it is assumed that the business will continue exist for a long period in the future। यानी ये बोलता है कि जो हमारी बिजनेस है ये कंटिन्यू एग्जिस्ट में बने रहेंगी लंबे समय तक, यानी फ्यूचर में लंबे समय तक हमारा जो बिजनेस है ये कंटिन्यू बना रहेगा, जिसे हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फोर्थ है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए, लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनडिफिनाइट। यानी अभी हमने बात किया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में कि जो हमारी बिजनेस है उसकी जो परपेचुअल सक्सेशन है यानी वो लंबे समय तक फ्यूचर में चलती रहेगी। वही बात यहाँ पे हो रही है कि लाइफ जो है बिजनेस की इनडिफिनाइट है, यानी बिजनेस की जो लाइफ है वो बहुत अनंत तक है। उसके लाइफ को हम डिवाइड की इन दो पीरियोडिक इंटरवल में, यानी उसकी लाइफ को हम जो है एक पीरियड के बेसिस पे हम डिवाइड कर दिए हैं। ईच इंटरवल इज नोन एज द अकाउंटिंग पीरियड। हर उस इंटरवल को यानी जो पीरियोडिक इंटरवल है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली 1 ईयर होता है, किसी बिजनेस में 6 मंथ या 3 मंथ का भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे P&L अकाउंट हो गया या बैलेंस शीट हो गया, आर प्रिपेयर्ड नोन एज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी जो भी हर अकाउंटिंग पीरियड के अंत में यानी अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें P&L अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। P&L अकाउंट से हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी पता करते हैं, हमारी जो नेट लॉस है या नेट प्रॉफिट हुआ है हमारे बिजनेस की, और जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। ओके। फिफ्थ है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट।
अब ये क्या बोलता है, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, यानी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, राइट। ऑल बिजनेस असेट और रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ कॉस्ट, जैसे प्राइस पेड टू एक्वायर इट, यानी जो भी बिजनेस के असेट होंगे जब उसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कौन सी कॉस्ट, जब उसे एक्वायर किया था, जो प्राइस पेड किया था उसी प्राइस पर इसे रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, मान लो हमने कोई एक लैंड परचेज की थी 2001 में, राइट। अब उस समय उसकी जो वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़ थी, मान लेते हैं ऐसे ही, उसकी वैल्यू जो थी 1 लाख रुपीज़ थी। बट नाउ 2020 चल रहा है, लमसम 20 ईयर हो गए, क्या अब उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई होगी? यस, उसकी वैल्यू ज़रूर इंक्रीज हुई होगी। जो 1 लाख थी नाउ 1 करोड़ लगभग हो गया होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, राइट। एनी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस इज नॉट कंसिडर, यानी इसमें कोई भी प्राइस में कोई भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो मार्केट प्राइस में, ये कंसीडर नहीं करता है, राइट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का जो है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होता है वो अगर मार्केट में उस असेट की प्राइस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है फिर भी इसे वो कंसीडर नहीं करता है। इफ़ नथिंग पेड टू एक्वायर एन एसेट द सेम विल नॉट बी रिकॉर्ड एज एन एसेट, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मैनेजेरियल स्किल एटीसी। देखिए ये क्या बोलता है, अगर ऐसी कोई असेट हुई जिसके लिए हमने कोई भी पेड नहीं किया है, जिसके लिए हमने कोई भी एक्वायर करने के लिए कोई अमाउंट पेड नहीं किया है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे मान लो हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अब इसके लिए हमने, ये भी तो हमारी एसेट है बट इसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं की, तो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करता है। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट, यानी इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो डुअल एस्पेक्ट के बेसिस पे होंगे। इन अदर वर्ड एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्टेड एट लीस्ट 2 अकाउंट। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो एट लीस्ट कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेंगे। इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट, जो हमारा पहला अकाउंट होगा डेबिट एंड सेकेंड अकाउंट इज क्रेडिट होगा। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ए डबल एंट्री सिस्टम, यानी जिस सिस्टम पर यह ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग बेस होती है उसे हम बोल देंगे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, राइट, जिसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल दैट द टू साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट की जो दोनों साइडें होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। एंड द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी 2 साइड कौन कौन से होंगे, एक तो हमारी असेट होगी और सेकेंड इज लायबिलिटी। तो जो हमारी असेट होती है वो हमारे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए, या फिर जो कैपिटल होगी, जो हमारी कैपिटल होगी वो असेट माइनस लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो कैपिटल के अमाउंट के बराबर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। देखिए जो हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, वो अमाउंट जो बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू अराइज होता है, जो बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू अराइज होता है, जिसे हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं, उसे हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। यानी सिंपल बात करें तो रेवेन्यू इज अर्न बाय द सेल्स ऑफ गुड और बाय द प्रोवाइडिंग सर्विस। यानी रेवेन्यू कैसे अर्न होता है, किसी गुड्स को सेल करने पर या कोई सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसके
बदले में जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन द डेट ऑफ सेल। सपोज, यानी जिस समय हम सेल करते हैं उस समय हम उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सपोज मान लो एक एग्जांपल की बात करें, गुड्स सेल 1 जनवरी 2019 एंड कैश रिसीव 31 दिसंबर ऑफ 2019। अब देखिए, हमने गुड्स को सेल किया 1 जनवरी 2019 को, बट जो हमें कैश रिसीव हुआ वो 31 दिसंबर को मिला। तो हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कब करेंगे? हम अपने बुक्स में ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्डिंग कब करेंगे भाई? भले हमें कैश रिसीव हुआ 31 दिसंबर को, बट हमने तो सर्विस पेड कर दी ना, सर्विस हमने तो दे दिया ना 1 जनवरी 2019 को। तो जिस डेट को हम लोग सर्विस देंगे उस, यानी जिस डेट को हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे उस डेट को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि जिस डेट को कैश प्राप्त हो उस डेट को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जिस डेट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस डेट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का हम एक्सपेंसेस यूज़ करते हैं, मैच कराते हैं, उसी अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू होता है, उन दोनों से मैच कराते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू है बट हमारे जो एक्सपेंसेस हैं पिछले 2 अकाउंटिंग पीरियड का है उससे मैच कराए, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंसेस है उसी अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू होना चाहिए, तभी हम लोग मैच कराते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न और लॉसेस सफर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एंड द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। ये क्या बोलता है कि कोई भी बिजनेस होता है जो अकाउंटिंग पीरियड में, उसी अकाउंटिंग पीरियड में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है ये प्रॉफिट से सफ़र कर रहा है या फिर लॉसेस से सफ़र कर रहा है। रेवेन्यू ऑफ द दैट पीरियड शुड बी मैच विथ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन दैट पीरियड। यानी जो भी रेवेन्यू होगा उसे हम इंकर्ड कराने के लिए उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को यूज़ करते हैं, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस अक्रूवल assumption, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into and not when the settlement take place। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लो, इसको देखने के लिए हमारे माइंड में 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो इनकम एंड सेकंड इज एक्सपेंडिचर। अगर हम इनकम की बात करें तो जो उस किसी पर्टिकुलर अमाउंट को हम इनकम कब बोलेंगे, यानी कब हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो एक मेरी बिजनेस है, एक मेरा कोई बिजनेस है। अब उसमें 1 जनवरी को एक ऑर्डर आया, राइट, और 2 जनवरी को हमें कुछ एडवांस मिल गया। समझिएगा बात को, 1 जनवरी को हमें एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में 2 जनवरी को कुछ हमें एडवांस मिला और हमने उस ऑर्डर की डिलीवरी जो है 5 जनवरी को की, ठीक है। हम उस ऑर्डर की जो डिलीवरी था उसे हम 5 जनवरी किए और एडवांस के बाद जो भी पैसा बच गया था वो हमें 10 जनवरी को मिल गया, राइट। यानी हमने क्या एग्जांपल लिया कि 1 जनवरी को हमने कोई ऑर्डर मिला और 2 जनवरी को ऑर्डर के अगेंस्ट में हमें कुछ अमाउंट मिला, एडवांस जिसे बोलते हैं, एडवांस मिला, और हमने जो ऑर्डर मिला था उसकी डिलीवरी हमने 5 जनवरी को कर दिया। अब जो हमें पैसा जो भी बच गया था एडवांस के अलावा वो पैसा हमें मिला 10 जनवरी को। अब हमें आप बताइए कि इनकम किस डेट को जनरेट हुई? क्या वह 2 को जनरेट हुई या फिर 5 को जनरेट हुई या फिर 10 को जनरेट हुई? तो हमें ध्यान देना होता है कि हम जो सर्विस प्रोवाइड किए हैं, जो ऑर्डर हमने डिलीवर किया वो किस डेट को किया है, यानी जो सर्विस प्रोवाइड किया, जो ऑर्डर दिया है वो किस डेट को किया है। जिस डेट को हम लोग ऑर्डर डिलीवर किया उसी डेट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। हमें इस बात के बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि किस डेट को कैश रिसीव हुआ है या किस डेट को कैश रिसीव नहीं हुआ है।
इस बात को हमें ध्यान में नहीं रखना है। मीन्स हम ये कहें कि यहाँ पे कैश फ्लो को इररिलेवेंट मानते हैं। यहाँ पे कैश फ्लो को हम लोग इररिलेवेंट मानते हैं। और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग देखते हैं कि जिस डेट में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसी डेट को हमारी इनकम जनरेट होती है और उसी डेट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। उसी तरह एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जिस डेट को हम लोग एक्सपेंस करते हैं सर्विस कोई परचेज़ करते हैं, भले उसकी पेमेंट हम बाद में करें, बट जिस दिन हम परचेज़ कर लिए, कोई सर्विस अपने यहाँ ले आए, कोई गुड्स खरीद लाएँ, बट उसी दिन को हम लोग अपने यहाँ अकाउंट में उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। भले हम उसका कैश जो है हम बाद में पे करें, बट उसकी जो एंट्री होती है, जिस डेट को हम कोई गुड्स लेके आते हैं उसी डेट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे भी हमने समझाया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ गुड्स आर सोल्ड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, यानी कोई गुड्स था वो करेंट अकाउंटिंग पीरियड में हमने सोल्ड किया है। मान लीजिए हमारा करेंट अकाउंटिंग पीरियड है 2019, यानी 2019 में हमने कोई गुड्स जो है सोल्ड किया, बट द पेमेंट इज़ टू बी रिसीव आफ्टर द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, यानी जो हमें पेमेंट रिसीव हुआ है वो आफ्टर द करेंट अकाउंटिंग पीरियड है, यानी जो हमारा करेंट पीरियड था 2019 था, वो आफ्टर यानी मान लीजिए 2020 में हमें मिला है। तो इमेज देन दैट सेल इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द करेंट अकाउंट, जो हमारी सेल की जो रिकॉर्डिंग होगी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो करेंट अकाउंटिंग पीरियड का हो गया, यानी 2019 के समय होगा। ऐसा नहीं कि जब हमें 2020 में कैश प्राप्त हुआ है तब होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी जिस डेट को हमने सर्विस दी है उसी डेट को हम अपने ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली यही एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। लास्ट है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये क्या बोलता है कि इसमें जो भी रिकॉर्डिंग किए जाएं वो पर्सनली बायसनेस नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। बेसिकली पक्षपात नहीं होता है। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन अ ऑब्जेक्टिव मैनर, यानी ये क्या बोलता है कि इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो शुड बी रिकॉर्ड ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए, सब्जेक्टिव मैनर में नहीं होना चाहिए। और फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस, किसी भी पर्सनल बायस से फ्री होना चाहिए। आइदर मैनेजमेंट हो गया चाहे वो अकाउंटेंट हो गया, जो भी बिजनेस के अकाउंट को प्रिपेयर कर रहा है, तो वो जो भी अकाउंट के ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए। It is possible only when each transaction is supported by verification documents such as cash memo, invoice, sales bill, pay-in slip, agreement, etc. यानी ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? कैश के बेसिस पे हो सकता है, कैश मेमो के बेसिस पे हो सकता है, इनवाइस के बेसिस पे होता है, सेल बिल्स या पे स्लिप हो गया या कोई एग्रीमेंट हो गया, इसके बेसिस पे इसे वेरीफाई किया जा सकता है। ये एक एविडेंस के तौर पे सपोर्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं? अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए सपोर्ट करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन की, ठीक। इन अकाउंटिंग देयर आर मेनी कन्वेंशन आर प्रैक्टिस विच आर यूज व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी ये जो कन्वेंशन है अकाउंटिंग के और ट्रांजेक्शन ऑफ बुक्स में अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो पार्ट है दिस किसका है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI बोलते हैं बेसिकली, विच इज़ मेन रेगुलेटरी बॉडी है, जो एक मेन रेगुलेटरी बॉडी है किसका? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इन द कंट्री, हमारे कंट्री में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है इसकी एक मेन बॉडी है ICAI, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब पहला कन्वेंशन क्या है? फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। पहला कन्वेंशन क्या है? फुल डिस्क्लोजर। एज पर द कॉन्सेप्ट इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी इट डिस्क्लोज्ड इट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन करेक्टली बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टेक होल्डर, यानी फुल डिस्क्लोजर ये हमें कहती है कि बिजनेस की यह मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसे वो करेक्टली रिप्रेजेंट करें अपने स्टेक होल्डर के सामने, क्योंकि जो स्टेक होल्डर आपके शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर हैं,
कस्टमर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने स्टेक होल्डर को करेक्टली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसलिए सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यह मैंडेटरी किया हुआ है कि जो भी कंपनी है उसको क्वार्टरली रिजल्ट इशू करना पड़ता है और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है अपने स्टेक होल्डर को। ये होता है फुल डिस्क्लोजर, यानी जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन हो, उसे स्टेक होल्डर तक पहुंचानी होती है। ओके। सेकंड है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। दिस कन्वेंशन says that you should not recognize future profit, right? But if there is chance of losses, it should be recognized. मतलब ये कन्वेंशन हमसे क्या बताती है कि अगर आपको कोई प्रॉफिट होने वाली है तो उसे आप अभी से रिकॉर्ड मत कीजिए, लेकिन अगर कोई लॉसेस होने वाले हैं तो उसे अभी से रिकॉग्नाइज कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे 3 महीने बाद कोई प्रॉफिट होने वाला है तो अभी से रिकॉग्नाइज करके नहीं चलूँगा, बट मुझे प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में 1000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा तो उसको हम पहले से रिकॉग्नाइज करके चलेंगे ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और हम सारे लॉसेस को लेकर चलेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एंड टाइम पर इमरजेंसी पर कोई भी लॉसेस हो जाए और हम उसके लिए तैयार ही नहीं हो। तो इसलिए इस कन्वेंशन में फॉलो करनी पड़ती है, इसलिए इस कन्वेंशन को हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट। थर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? All the accounting method used by the company should not be different in 2 accounting period. ठीक है, not be different in 2 accounting period. This should be consistency is used for the accounting method. मतलब ये क्या बोलती है कि जो एक कंपनी जिस अकाउंटिंग मेथड को यूज़ कर रही है उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 2 अकाउंटिंग पीरियड, यानी 2 अकाउंटिंग पीरियड में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं डेप्रिसिएशन की मेथड जो है डिमिनिशिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेथड यूज़ कर रहा है वो डिमिनिशिंग मेथड यूज़ कर रहा है, और अगले ईयर अगर हम उस मेथड को चेंज कर रहा हूँ तो मुझे बताना होगा ऑडिटर को कि हम क्यों मेथड को चेंज किए, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। इसलिए कंसिस्टेंसी हम रखते हैं। कंसिस्टेंसी रखने से फ़ायदा क्या होता है कि ताकि हम जो 2 अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके जो स्टेटमेंट है उसे हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, यानी अगर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसे कंसिस्टेंसी इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। ओके। और लास्ट है मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है? इट मीन्स इम्पोर्टेंट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस। यानी ये क्या बोलता है कि ये कन्वेंशन कहती है कि हम उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे जो मटेरियल होगी, यानी कि कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटनी चाहिए जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो, उसे हम रिकॉर्ड नहीं की तो मटेरियल का मतलब ही होता है कि इम्पोर्टेंट, यानी ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो उसे हम रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। देखिए, मटेरियलिटी का मतलब ही होता है इम्पोर्टेंट, कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है आप उसे प्रायोरिटी बेसिस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए इस कन्वेंशन को हम लोग मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो को टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।